रिलेटिव्स ऑफ पीरियोडिक टेबल की। तो आपके सामने स्क्रीन पर यह है आज की डेट की नई टेबल, जो कि एक अल्फ़ाबेटिकल चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ताकि हम केमिस्ट्री के अंदर लैंग्वेज को समझ सकें। 1800 के अंदर 31 एलिमेंट्स, 1865 में 63 एलिमेंट्स और आज की डेट में लगभग 114 एलिमेंट। ठीक, टाइम के साथ एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं। शुरुआत में कम थे तो टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जैसे जैसे एलिमेंट्स के नंबर बढ़े, टेबल की रिक्वायरमेंट यानी टेबुलर फॉर्म रिक्वायरमेंट में आ गया। 114 एलिमेंट को डिस्कवर करने के लिए जो नई टेबल दी गई है वो बोहर्स और मोज़ले के कंट्रीब्यूशन से दी गई है। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए और सिस्टमेटिकली उन्हें क्लासिफाइड करने के लिए टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। इस चैप्टर के बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना क्यों पड़ा, यानी उसकी नीड क्या रही, नई टेबल को ये बारे में समझना, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन ब्लॉक्स के अंदर करना, SPDF के अंदर, और जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना। पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया? क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इतने सारे एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़ना पॉसिबल नहीं था। इसलिए इन सभी एलिमेंट्स को एक जगह इकट्ठा करके पहले बनाया गया एक टेबुलर फॉर्म, ताकि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक साथ रखे जा सकें और डिससिमिलर वाले अलग अलग हो जाएं। एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट है टेबल के अंदर। So as to understand the properties of the elements easily, they are classified systematically. कितने लोग थे मेंडलीव से पहले जिन्होंने काम किया? उनमें से एक का नाम 9th-10th के अंदर आपने सुना होगा, डॉबनियर का। दूसरा नाम था न्यूलैंड्स का, न्यूलैंड ने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। तीसरा नाम था लॉथरमेयर का और चौथा नाम है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और नई टेबल जो कि बोहर्स और मोज़ले के कंट्रीब्यूशन से दी गई, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को छोड़ करके ऊपर की जितनी भी टेबल हैं, डॉबनियर, न्यूलैंड, लॉथरमेयर, मेंडलीव, ये सब एटॉमिक मास पर बेस्ड है। जो नई टेबल है वो किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर। डॉबनियर ने दिया अपना एक ट्राइड लॉ, जिसको बोलते हैं डॉबनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड। हैंडसम मैन था ये, नाम था जोहान डॉबनियर। इन्होंने 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए। आप भी जानते हैं ये बात। 3-3 एलिमेंट के जो ग्रुप बनाए, उनके अंदर उन एलिमेंट्स को पकड़ा जिनकी लगभग प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी। जैसे कि इन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को पकड़ा और जैसे ही लिथियम के मास को पोटेशियम के मास में ऐड किया और उस मास का एवरेज लिया, तो एवरेज मास निकल करके आ गया सोडियम का। यानी लिथियम का मास 7, पोटेशियम का 39, एवरेज लिया कितना आ गया? 23। और भी कुछ एग्जांपल, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तीनों की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। कैल्शियम और बेरियम के मास को ऐड किया, एवरेज लिया स्ट्रोंशियम का आ गया। इसी तरह से कैल्शियम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को जोड़ा, तो ब्रोमीन का मास क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज आया। ट्राइड का ड्रॉबैक क्या था? सभी एलिमेंट्स पे लागू नहीं थी ये बात। केवल डॉबनियर के टाइम पे जितने एलिमेंट्स थे उतने तक ही ये बात वैलिड हो रही थी। कुछ एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन सिमिलर वेट की वजह से नहीं हो पा रहा था। जैसे कोबाल्ट और निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीनों एक ही ग्रुप में आ गए, जबकि तीनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। ठीक, अब जैसे आयरन का जो मास है 55.85, कोबाल्ट का 58.93, निकल का 58.91, गॉट इट। अब इनके तीनों के मास जो हैं वो लगभग लगभग बराबर ही हैं, इसलिए ये लॉ हटाया गया डॉबनियर का। ट्राइड का मतलब क्या? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज ट्राइड, तो मतलब क्या हुआ? 3 का ग्रुप। डॉबनियर ने क्या दिया? लॉ ऑफ ट्राइड, दैट इज अ ग्रुप ऑफ 3। ड्रॉबैक क्या था लॉ ऑफ ट्राइड का? तो कुछ ही एलिमेंट इसके टाइम के जो थे वो डिस्कवर थे, और कुछ एलिमेंट जो थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक वेट वाले जो थे उनको सेपरेट कर पाना मुश्किल हो रहा था।
तो सही आंसर हुआ सी। गॉट इट। उसके बाद आए न्यूलैंड और लॉथरमेयर। तो न्यूलैंड ने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसके अंदर इन्होंने ये कहा कि जिस तरह से म्यूज़िक के अंदर 8 नोट्स होते हैं, ठीक एलिमेंट्स के अंदर भी 8 नोट सिस्टम अप्लाई किया। यानी कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे लगाते हैं तो जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाले के सिमिलर होगी। ये बात किसने बताई? न्यूलैंड ने। The elements when arranged in the order of increasing atomic weight, every 8th element had the properties similar to the first element, like the 8th note of a musical scale. Like सारे गामा पा धा नी सा। तो जो आखिरी सा आता है वो पहले सा के कंपैरेटिव 8वें नंबर पे हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो ऐसा समझाया किसने? न्यूलैंड ने। ड्रॉबैक क्या था? ये लॉ केवल कैल्शियम तक लगा। यानी कि लिथियम के बाद जो 8वां एलिमेंट है वो है सोडियम, बेरिलियम के बाद जो 8वां एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम, बोरॉन के बाद है एल्यूमिनियम, कार्बन के बाद जाएगा सिलिकॉन, नाइट्रोजन के बाद जाएगा फॉस्फोरस। तो जो एलिमेंट एक दूसरे के नीचे रखे हुए इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। लेकिन ये बात केवल और केवल मास नंबर 40 तक वैलिड हुई, उसके बाद काम नहीं कर रहा था लॉ, तो ये लॉ डिस्कार्ड करा गया। ठीक, दैट इज इट इज ऑब्जर्व्ड अप टू कैल्शियम ओनली, hence it is disproved। उसके बाद दी लोथरमेयर ने अपनी पीरियोडिक टेबल। लोथरमेयर ने एटॉमिक वेट का एटॉमिक वॉल्यूम के साथ कर्व निकाला। एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सभी का इसने एटॉमिक वेट के साथ एक कर्व निकाला। और जो कर्व निकाला उस कर्व के अंदर इसने ये बताया कि जो पीरियोडिक ट्रेंड है वो एटॉमिक मास पर बेस्ड होता है। सामने एमसीक्यू, सही आंसर। न्यूलैंड हैड अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग, आंसर इज एटॉमिक वेट। ऑक्टेव मीन्स 8। Newland's law of octave is observed up to calcium, that is mass number 40। उसके बाद आया मेंडलीफ का नंबर। मेंडलीफ इन सभी से ज़्यादा समझदार था। इसके टाइम पर 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे और इन 63 एलिमेंट्स को इन्होंने एक टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज किया, बना के दी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ वॉज अ रशियन केमिस्ट, पूरा नाम दिमित्री मेंडलीफ। इसने क्या कहा कि किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ उसके एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहली टेबुलर फॉर्म, सक्सेसफुल टेबुलर फॉर्म जिसको बोले, ठीक है, वो मेंडलीफ ने बना करके दी। मेंडलीफ की टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, सामने ये मेंडलीफ की टेबल है। इसकी टेबल के अंदर टोटल मिलाकर के जो वर्टिकल कॉलम्स आ रहे हैं इसको नाम दिया गया ग्रुप। टोटल मिलाकर के बने 9 ग्रुप, 0 से लेकर के 8 तक। सेवन हॉरिजॉन्टल रोज को नाम दिया गया पीरियड। टोटल मिलाकर के ग्रुप कितने थे? 9, यानी स्टार्टिंग करी गई 0 ग्रुप से लेकर के 8 ग्रुप। साथ ही साथ हर ग्रुप को इसने सब डिवाइड किया ए और बी के अंदर, केवल 0 और 8 ग्रुप को छोड़ करके। यानी अगर फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप के 2 ग्रुप बनाए गए, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। सेकंड के 2 बनाए गए, सेकंड ए सेकंड बी। थर्ड के 2 बनाए गए, थर्ड ए थर्ड बी, एंड सो ऑन, केवल 0 और 8 ग्रुप को छोड़ करके। अब फर्स्ट ए ग्रुप में रखे गए नॉर्मल एलिमेंट और फर्स्ट बी जो ग्रुप था उसमें रखे गए हैवियर एलिमेंट्स जो कि मेंडलीफ के टाइम पर डिस्कवर हो चुके थे। जो ग्रुप 8 था उस ग्रुप 8 के अंदर इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ट्राइड्स को लिया। क्वेश्चन में आइए, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, आंसर इज एटॉमिक वेट।
Considering the chemical properties, atomic weight of the element beryllium was corrected based on, answer is valency. मैनलीफ ने अपनी टेबल के अंदर कई जगह गैप छोड़ दिए थे, क्योंकि मैनलीफ के टाइम पे वो एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर नहीं थे, तो जो डिस्कवर नहीं थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को आगे डिस्क्राइब करने के लिए गैप छोड़े गए थे। उन गैप्स के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि ईका बोरॉन बाद में पता चला कि कौन है, स्कैंडियम। ऐसी ईका एल्यूमिनियम बाद में पता चला कि जो गैप एल्यूमिनियम के नीचे रखा गया है ईका एल्यूमिनियम, उसके अंदर कौन आएगा, गैलियम। ऐसी ईका सिलिकन के अंदर आगे जाके डिस्कवर हुआ कि कौन बैठा हुआ है, जर्मेनियम। यानी ये वो गैप हैं जो कि एलिमेंट्स के नीचे हैं। यानी कि ईका सिलिकन का मतलब हुआ सिलिकॉन जैसा, बोरॉन का मतलब, ईका बोरॉन मतलब बोरॉन के जैसा। गॉट इट? जैसे नाम आया ईका सिलिकन, नोन एज जर्मेनियम। यह है बहुत बेसिक, लेकिन सब पूछा जाता है। बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, यानी कि नई वाली टेबल। ये नई वाली टेबल टोटली बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर, जो कि बोहर और मोजले के कंट्रीब्यूशन से दी गई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाम हेनरी मोजले एंड बोहर का नाम इंपॉर्टेंट है। व्हाट इट? मोजले ने लेकिन एक बड़ा अच्छा काम किया। इन्होंने एक्सरे की मदद से एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रा कैलकुलेट किया और ये पाया कि एमिट होने वाली एक्सरे की जो भी फ्रिक्वेंसी होगी वो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर, ना कि मास नंबर पर। ठीक है? ए और बी यहाँ पर दोनों कांस्टेंट हैं। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर और अंडर रूट में जो वी लिखा हुआ है उसका मतलब है फ्रिक्वेंसी। सही है? तो फ्रिक्वेंसी का रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ है, जेड के। तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, जेड के स्क्वायर के। यानी कि अगर आप रूट वी का जेड के साथ ग्राफ लोगे तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो रूट वी का ग्राफ लिया गया एटॉमिक नंबर के साथ। सही है? ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन। यानी कि फ्रीक्वेंसी किसका करेक्ट हुई, एटॉमिक नंबर का। गॉट इट? लेकिन यही ट्रेंड है, जब लिया गया फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक वेट के साथ तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आया। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी एटॉमिक वेट पर डिपेंडेंट नहीं होती है। By this, he concluded that the atomic number is the fundamental property of an element than its atomic weight. मैनलीफ ने जो लॉ दिया, उस लॉ के अंदर किसी भी एलिमेंट की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पर बेस्ड होती है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर ये बोला गया कि किसी भी एलिमेंट्स की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होती है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड होती है। यानी कि टोटली नई टेबल बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। आपके सामने स्क्रीन पर आज की डेट की नई टेबल, यह है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस नई टेबल के अंदर टोटल मिला के हैं 7 पीरियड, जिन्हें बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रोज। टोटल मिलाकर के हैं 18 ग्रुप्स यानी कि वर्टिकल कॉलम्स। अब मैनलीफ के टाइम पर इन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट किया गया था 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, और सारी नोबल गैसेस को रखा गया था 0 ग्रुप के अंदर। गॉट इट? और फर्स्ट A, B, थर्ड B, ये जो सब ग्रुप बनाए गए, इन सब ग्रुप के अंदर रखे गए क्या, हैवियर एलिमेंट्स। 8th ग्रुप में क्या रखे गए मैनलीफ की टेबल के अकॉर्डिंग, हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड सो ऑन। ये सब मैनलीफ की टेबल के अकॉर्डिंग है क्लासिफिकेशन। नई टेबल के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया IUPAC ने तरीका बताया। ठीक है? IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। द ग्रुप्स आर नंबर्ड 1 to 18 इन अकॉर्डेंस विद IUPAC रिकमेंडेशन। ये आ गए टोटल मिलाकर के 18 ग्रुप। दैट इज फर्स्ट A मीन्स फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड A मीन्स सेकेंड ग्रुप, while third A means 13, while third B means 3। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर थर्ड A का मतलब 13 है तो थर्ड B का मतलब 3 होगा। Got it?
जीरो ग्रुप जो मेंडलीफ की टेबल का है वो नई टेबल का कौन सा ग्रुप है? 18 ग्रुप। यानी जीरो ग्रुप के अंदर रखे गए नोबल गैसेज जो आज की डेट में माने गए हैं 18 ग्रुप के अंदर। और जो 8th ग्रुप मेंडलीफ की टेबल के अंदर है वो नई टेबल के कौन से ग्रुप हैं? 8, 9, 10। ये कुछ करेक्टर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखने हैं ये। पीरियड नंबर कैसे निकलेगा? तो क्वांटम नंबर आपको पढ़ाया गया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने बोला था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? पीरियड के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो पहला पीरियड है उसमें गिनती के 2 ही एलिमेंट हैं। बाकी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे के अंदर जो एलिमेंट्स के नंबर हैं वो हैं 8, 8, 18, 18 और 32। तो छठे पीरियड में कितने एलिमेंट आ गए? 32। जबकि जो 7वां पीरियड है वो है इनकम्प्लीट। टेबल के बाद 14 एलिमेंट की 2 सीरीज़ लगाई गई है। एक 14 एलिमेंट की सीरीज़ 6 पीरियड में जो गैप है वहाँ रखी जाती है, और एक 7वें पीरियड के अंदर एक गैप है। तो 6 पीरियड के अंदर जो गैप है वो लेंथनम के बाद है, उन्हें बोला जाता है लेंथेनॉइड। उन लेंथेनॉइड में होते हैं 14 एलिमेंट। सेम एज इट इज़ 7 पीरियड के अंदर एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट आएंगे उन्हें बोलेंगे एक्टिनॉइड्स। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड के अंदर टोटल मिलाकर के 8 एलिमेंट लिथियम से लेकर के नियॉन तक। थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट सोडियम से लेकर के आर्गन तक। फोर्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टन तक। फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट रुबिडियम से लेकर के जीनन तक। सिक्स पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स। 32 क्यों आ गए? क्योंकि लेंथेनम आ गए बीच में। 14 एलिमेंट तो इसी के अंदर आ गए, बाकी 18 पहले के चल रहे थे। ठीक है, तो हो गए टोटल मिला के 32 एलिमेंट। तो छठे पीरियड की स्टार्टिंग सीजीएम से, एंडिंग रेडॉन पर। लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट टेबल के बाहर रखे गए। दैट इज एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक, नाम दिया गया लेंथेनॉइड्स। 7वें पीरियड के अंदर स्टार्टिंग मेंबर फ्रेंशियम, एंडिंग मेंबर एक नोबल गैस होगी लेकिन आज की डेट में डिस्कवर नहीं है वो। फ्रेंशियम के बाद आता है रेडियम, रेडियम के बाद एक्टीनियम, और एक्टीनियम पर डबल स्टार लगा हुआ है, मतलब एक्टिनॉइड्स की बात हो रही है। 14 एलिमेंट्स की सीरीज हो गई है। तो ये 14 एलिमेंट की सीरीज एक खास बात जो याद रखनी है वो ये कि किसी भी पीरियड के अंदर स्टार्टिंग हमेशा एक अल्कली मेटल से होती है और एंडिंग हमेशा एक नोबल गैस से होती है। Now what is the difference in the approach between the Mendeleev periodic table and the modern periodic table? The answer is Mendeleev की टेबल किस पर बेस्ड थी? एटॉमिक वेट पर। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर। Which element do you think would have been named by? Which element do you think would have been named by Lawrence Berkeley Laboratory and Seaborg Group? ये दोनों नाम अच्छे से याद करने हैं। तो आंसर है लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी का लॉरेंशियम, दैट इज एटॉमिक नंबर 103, और सीबॉर्ग ग्रुप का मतलब सिबॉजियम, एटॉमिक नंबर 106। आंसर इज दैट पीरियड कंटेन ओनली गैसेस एलिमेंट। कौन सा पीरियड है जिसमें कि केवल गैसेस एलिमेंट है? आंसर इज फर्स्ट पीरियड, hydrogen and helium both are gases. Got it? The period that include all types of elements, learn कर लो इसका आंसर। 6 पीरियड, इसमें हर टाइप का आपको एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, that is 6 पीरियड। The longest and the shortest period, आंसर इज लॉन्गेस्ट का 6th और शॉर्टेस्ट का 1st। क्वेश्चन में कह रहा है कि एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है, थर्ड मेंबर का पूछा गया है कि थर्ड मेंबर इस फैमिली का कौन होगा। तो जो भी होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा 33, चेक करो। नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक एटॉमिक नंबर 33।